बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दस्तक विद अम्मार यासिर के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। नाज़रीन, अम्मार यासिर साहब की तबीयत नासाज है, जिसकी बिना पर आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे आज की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से। स्पेशली अगर बात की जाए, आज सबसे अहम खबर यही है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के हवाले से तकरीबन फैसला हो चुका है और हुकूमत ने एक कदम पीछे आते हुए अब यह फैसला अपोजिशन लीडर के सुपुर्द कर दिया है कि वो जिसको चाहें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दें। इसके अलावा आज पीपी 168 में ज़िमनी इंतखाबात हुए और जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है और ख्वाजा साद रफीक की छोड़ी हुई नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक असद खोकर एक सख्त मुकाबले के बाद कामयाब हुए हैं। राना खालिद महमूद कादरी हार गए हैं इस नशिस्त पर। गो के जो मुकाबला था इंतहाई कड़ा हुआ, जिसमें सिर्फ 687 वोट थे, जिसकी बिना पर यह कामयाबी हासिल हुई। मजबूरी सूरत हाल के हवाले से मुल्क की अगर बात की जाए तो अपोजिशन और हुकूमत, ये दो ऐसे अनासर हैं जिनके ऊपर पूरी अवाम की नजरें होती हैं। और अगर अवाम की बात की जाए तो अवाम का नुक्ता नजर सिर्फ इतना होता है कि उसको वो सहूलतें मैसर हैं जो जिसकी बिना पर वो टैक्स देती है और वो डिमांड करती हैं। लेकिन अगर हुकूमती कारकर्दगी की बात की जाए तो 100 रोजा प्लान के ऊपर हुकूमत ने कोशिश की कि अमल दरामद करें, लेकिन यकीन वो अभी तक कामयाब ना हो सकी। अपने मैनिफेस्टो के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी, केवल वज़रा की कारकर्दगी की बात की जाए तो इमरान खान साहब ने गो के इत्मीनान का इजहार किया गुज़िश्ता दिनों वज़रा की कारकर्दगी पर, लेकिन बड़े सवालिया निशानात हैं। इसके अलावा अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन, जिसमें खास तौर से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम सर फहरिस्त है, दोनों जमातें इस वक्त सबसे ज्यादा एहतसाब के कटहरे में नजर आती हैं। और सवाल यहां पे हमेशा अपोजिशन की जानिब से यह किया जाता है कि ये दो जमातें ही क्यों और अपोजिशन ही क्यों नैब के हिसार में है, जबकि हुकूमत पर वो इल्जाम लगाती है कि हुकूमत में बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जिनके हवाले से बात की जा सकती है और नैब में उनके ऊपर केसेस चल सकते हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त जस्टिस वजीउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन के लिए। वजीउद्दीन साहब, हुकूमत एक जानिब ये कहती है कि हमारी कारकर्दगी को जांचने का पैमाना 100 दिन नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में 100 दिन का जिक्र करती है। दूसरी जानिब अपोजिशन इल्जाम लगाती नजर आती है कि जो एहतसाब किया जा रहा है वो सिर्फ अपोजिशन का किया जा रहा है। नैब की कारकर्दगी पर कई सवालात उठते हैं। आप क्या समझते हैं, नैब की कारकर्दगी ऐसी है जिसकी बिना पर पाकिस्तान की आवाम उम्मीद कर सके कि गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर ही जो पाकिस्तान से लूटा गया पैसा है वो वापस आ सकता है? जी, मैं समझता हूं कि जब से नए चेयरमैन आए हैं वजीउद्दीन साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी हाँ, मैं सुन सकता हूं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब से नए चेयरमैन आए हैं नैब के, जी जी, तो उनकी परफॉर्मेंस का लेवल यकीनन इम्प्रूव हुआ है। लेकिन जो अपोजिशन के रहनुमाओं के बारे में अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला है और उसके ऊपर जो तनकीद हो रही है, वो कोई ऐसी वायबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो उन 5-10 साल के अरसे के बारे में हो रही हैं कि जिसमें ये लोग हुक्मरान थे और जिनके बारे में एलिगेशंस कई मौकों के ऊपर कोई अच्छी इनके बारे में नहीं रही। जहाँ तक कि ये कहना है कि हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही, तो हुकूमत को तो अभी आए हुए जुम्मा 8 रोज हुए हैं, तो उन्होंने तो कोई ऐसे काम फिलहाल किए भी नहीं हैं कि जिसके बारे में उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों। लेकिन यकीनन उनमें कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे पब्लिक फिगर्स हैं कि जिनके बारे में कुछ मखदूश चीज़ें सामने आई हैं और वहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन वहाँ की कार्रवाइयाँ ज़रा सी सुस्त महसूस होती हैं। और उसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि अगर तो आप अरेस्ट करते हैं तो सिर्फ जो अपोजिशन है उसके ही लोगों को आप अरेस्ट क्यों करते हैं, हुकूमत के लोगों के खिलाफ अगर एलिगेशन है तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा इम्बैलेंस जो है इसके ऊपर चेयरमैन साहब तवज्जो देंगे और किसी को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि नैब जो है वो कोई पार्शल एटीट्यूड अडॉप्ट की हुई है या उसका झुकाव जो है वो हुकूमत की सिमत के अंदर है और वो कोई अपोजिशन मुखालिफ कार्रवाइयाँ कर रही है।
अच्छा वजीउद्दीन साहब, यहाँ पर ऑपोजिशन का और जो अवाम है वो एक चीज़ ये नोट करती है कि अगर हुकूमत अपने जो दावे करती है उसमें अभी तक इस वजह से भी नाकाम दिखाई देती है कि ना तजुर्बेकारी का उनसर बहुत ज़्यादा है। आए ये उनसर दुरुस्त है या फिर वाकई में इनको टाइम देना चाहिए अभी बहुत ज़्यादा, इतना टाइम कि जिसकी बिना पर जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मिच्योर जमातें बन चुकी हैं, गुज़िश्ता कई अदवार में उन्होंने हुकूमतें की, इस वजह से वो ज़्यादा मिच्योर हैं। और जो अभी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें जो गैर संजीदगी कह लें या ना तजुर्बेकारी का फुकदान इसी वजह से है कि इन्होंने पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आए, गो कि इमरान खान साहब अपनी 22 साल जद्दोजहद का जिक्र अक्सर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ सोलो फ्लाइट की बात करते हैं कि मेरी 22 साल कारकर्दगी और मेरी जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, लेकिन जो एक हुकूमत है वो एक टीम के तौर पर चलती है। तो क्या ना तजुर्बेकारी की वजह से कुछ मामला खराब हुए हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई ना तजुर्बेकारी का मसला है। इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पहले भी पब्लिक ऑफिस होल्ड किए हैं और अब ये 100 दिन में तो कोई जाहिर है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव या जिसको कहते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन के काम तो उस असना में नहीं हो सकते थे, लेकिन यकीनन सिमत का तयन किया जा सकता था। अनफॉर्चुनेटली सिमत का तयन नहीं हुआ है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम के जिनकी वेलफेयर के लिए पीटीआई दावे करती रही है और अनफॉर्चुनेटली सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज ये दावे करती रही हैं, तो सबसे पहले जो कला कमा हुआ है वो तो आम आदमी की तवक्कुआत का हुआ है। जिस नौयत से कि महंगाई हुई है, जिस नौयत से कि बेरोजगारी का सिलसिला है, और देखें एक बात आपको और हमको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में ये समझना कि हमारी जो मईशत है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो कोई नेगेटिव किस्म की इकोनॉमी है और उसमें कोई मुस्बत सूरत हाल है ही नहीं, ये सोच बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ सिर्फ जो हमारे फाइनेंसेस हैं उनको सही तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जिससे मेरी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। देखें, तकरीबन कोई 61 बिलियन डॉलर्स की आपकी इंपोर्ट्स हैं, आपकी तकरीबन 23 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं, जो बहुत कम हैं और जिनको बढ़ना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हालात यहाँ पर रहे हैं कि वो नहीं बढ़ती रही हैं और उनका सद्देबाब हो सकता है। उसके अलावा तकरीबन 20 बिलियन डॉलर्स जो बाहर पाकिस्तानी हैं वो हर साल ऑफिशियली भेजते हैं, और हुकूमत पाकिस्तान का अपना कहना ये है कि 20 बिलियन डॉलर्स यही जो गैर ममालिक में पाकिस्तानी रहते हैं वो अनऑफिशियल चैनल से भेजते हैं। तो 20 जमा 20 जमा 23 63 बिलियन डॉलर्स का हिसाब सीधा का सीधा बन रहा है, जो इस नौयत की इंपोर्ट जिसमें के लग्जरी गुड्स की बहुतात है उसको भी मैनेज कर सकता है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने जिसको कहते हैं कि अपनी जेब में सुराख किया हुआ है। तकरीबन 15 बिलियन डॉलर जो हैं वो ऑफिशियल चैनल से बैंक्स के जरिए से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना सवाल करता हूँ कि ये बच्चे भी इन मैथमेटिकल फिगर्स को डिनाई नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि इस सूरत हाल में आपको वर्ल्ड बैंक के पास जाने की क्या जरूरत है, इस सूरत हाल में आपको रुपए की कीमत इस कदर गिराने की क्या जरूरत है। तो ये वो चीजें हैं जो कि अगर आपको मुल्क के साथ मोहब्बत है, अगर आपको आवाम की बहबूद का ख्याल है, तो ये बहुत मामूली चीजें हैं और ये सारी चीजें 100 दिन में मैनेज हो सकती थी, नहीं हुई। तो उसके मुतालिक हुकूमत को देखना चाहिए कि भाई क्यों नहीं हुई ये। अच्छा, फाइनली वजी साहब ये फरमाइएगा कि एक एडवांटेज तो इस गवर्नमेंट को जाता है, हमने देखा परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट से लेकर और अब तक मुस्लिम लीग नून की जो आखिरी गवर्नमेंट थी उसमें एक सबसे बड़ा जो मामला था वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी और बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसकी वजह से तमाम सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट नहीं करती थी और जो इंप्रेशन था पाकिस्तान का वो बहुत ख़राब था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सिचुएशन तो बड़ी ज़बरदस्त है पीटीआई गवर्नमेंट के पास कि नून लीग की गवर्नमेंट में आखिरी ऑपरेशन ज़रबेअस हुआ, नेशनल एक्शन प्लान हुआ और उसके बाद से ये सहूलत मिली उनको कि आज विदाउट सिक्योरिटी की वो बात करते हैं कि पूरी पाकिस्तान में मूव कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज आप समझते हैं कि ले लेना चाहिए गवर्नमेंट को, इस वक्त भी अभी भी मार्जिन है? ये बिल्कुल लेना चाहिए उसको। ऑलरेडी
ले लेना चाहिए था। और जैसे कि आपने ये कहा कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव बैकग्राउंड है जिसमें ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और उसमें आपने ये तस्करा किया कि वो नून लीग के दौर में हुआ, लेकिन उसमें अफवाज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। उसमें पाकिस्तानी अवाम ने जिस यकजहती के साथ इस मामले को से नबर्द आजमा हुए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। ये सारे ही लोगों का रोल है, नून लीग वालों का भी रोल है। तो मैं समझता हूँ कि इसका फायदा जो है वो हुकूमत को उठाना चाहिए। और हमारा ये मुल्क बड़ा वायबल मुल्क है। मैं आपसे यह करूँ कि फूड ऑटोक्रेसी एक ऐसी चीज है जो दुनिया के तकरीबन 20 या 25% ममालिक को हासिल है। आपको फूड ऑटोक्रेसी हासिल है, आपको एक गंदम का दाना भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बुनियादी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जिसमें कपास वगैरह है और गन्ना है और दूसरी चीजें हैं। तो यहाँ क्या नहीं है कि आप लोगों ने इस मुल्क का जिहाद कर दिया है। अच्छा, बिल्कुल आखिर में आपसे जरूर ये समझना चाहूंगा कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, आप अपोजिशन को भी यकीनन रीड करते हैं और हुकूमती कारकर्दगी को भी रीड करते हैं। आप समझते हैं अगर कहीं पे किसी एक एजेंडे पर ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो यकीनन आवाम का फायदा हो सकता है, या फिर ये जो आपस की दरारें और जो इख्तिलाफात हैं जो हम असेंबली में रोजाना आए दिन देखते हैं, इसकी बिना पर मुल्क का और भी नुकसान हो सकता है? ये समझने की अब जरूरत आ चुकी है। जी, मैं बिल्कुल यही समझता हूँ कि अगर तो मिल के चले हुकूमत और अपोजिशन। मैं ये नहीं कहता कि कोई मुका हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि कोई एनआरओ हो जाए, लेकिन मैं ये यकीनन कहता हूँ कि अगर तो आपस में अंडरस्टैंडिंग है और मुल्क की बहबूद जो है वो सबका ही मद्देनजर नजर अगर बन जाए, आवाम की बहबूद के लिए सभी कोशिश करने लग जाएं, तो इससे बेहतर और क्या सूरत हाल हो सकती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब, आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार सैयद साहब ने, सीनियर तजज़ियेकार हैं, और इम्तियाज़ अली फारान साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। आपने बात सुनी वजीउद्दीन साहब की भी। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अगर पहले हम बैक टू बैक बात कर लेते हैं, हुकूमती कारकर्दगी की बात करते हैं। हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से अगर बात की जाए तो अवाम को हर बात अच्छी दिखाई जाती है, ये हुकूमत का एक फेल होता है। लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त जब अवाम के अंदर महंगाई का एक तूफान है और इसके बावजूद भी डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, तो ये डायरेक्शन, ये जो सिम जिसकी बात कर रहे थे वजीउद्दीन साहब भी, उसका तयन होना अब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 100 दिन हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पहले तो आपका। बुनियादी मसला ये है कि ये जो कंटेनर पर जब तक अपोजिशन की हैसियत में खड़े हुए थे इमरान खान साहब, तो मैं समझता हूँ कि जो रियलिटी में पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स दरपेश थे, उनका इन्हें वो एहसास नहीं था जो गवर्नमेंट के अंदर आने के बाद हुआ है। यानी एक एक इदारा जो है आपका वो डिलीवर नहीं कर रहा है, और उसमें सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ होती है इक्तिसादियात। किसी भी नेशन को, किसी भी कौम को, इवन एक घर का यूनिट है, उसको ग्रो करने के लिए इकनॉमिक उसकी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अब हमारे पास ये आज की कहानी नहीं है, पिछले 70 साल से ये हुआ है कि डीस्टेबलाइजेशन डीस्टेबलाइजेशन डीस्टेबलाइजेशन। यानी जब आप अगर घर के 4 अफराद इकट्ठे नहीं चल रहे हैं, तो जब आप गैरों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक कायम करेंगे तो वो किस तरीके से बेहतर होगा, उसके फयूज़ और बरक़ात जो है वो कौम हासिल नहीं कर सकती। बुनियादी प्रॉब्लम्स क्या है कि कभी सर आप इस बात पर तवज्जो दें कि जो डीस्टेबलाइजेशन की वजह से डॉलर्स जो है वो ऊपर जाता रहा है ज़्यादा, हमें उससे नुकसान हुआ है या करप्शन की वजह से हुआ है। कभी इस दोनों को बैठकर आप तज्जियाती एक मुताला करें इसका कि जब भी हमारे हालात जो है वो ख़राब होते हैं इंटरनली, तो डॉलर जो है वो फौरी तौर पे ड्रॉप हो जाता है। डॉलर के ड्रॉप होने से आपकी एक्सपोर्ट पे जितना दबाव पड़ता है, इंपोर्ट आपकी बढ़ जाती है, सर्कुलर डेट जो है आपका वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। भाई इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। इंडिया आपके सामने है, हमारे लिए हमारे जज्बात उसके लिए कोई बेहतर नहीं है जो उसने कश्मीर में किया है या जिसने हम पे 3-3 जंगें मुसल्लत की, लेकिन वो किस तरीके से स्मूथ ट्रांजेक्शन करते हैं और उसके बाद पूरा मौका देते हैं उस गवर्नमेंट को कि वो अपने हिस्से का जो आवाम ने मैंडेट दिया उसको यूटिलाइज करते हुए आवाम के लिए कुछ फ़ायदेमंद पॉलिसीज़ बनाएं। यहाँ पर 4 महीने हुए, ओके, हम जज नहीं कर सकते किसी गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ ना कुछ इशारे जरूर मिलने चाहिए कि ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इशारे इसके बरखिलाफ जा रहे हैं। सर नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, हुकूमत की बात कर रहे हैं और अपोजिशन के किरदार की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया हुआ है हमारे 3 मेहमान हैं, इफ्तिखार सैयद साहब, इम्तियाज़ अली फरहान साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया कर्नल रिटायर्ड असद मंसूर साहब ने। असद मंसूर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। मंसूर साहब, बात हो रही थी, असद साहब बात हो रही थी मजमूई तौर पर कि हुकूमती कारकर्दगी बहुत ख़राब है या अपोजिशन जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करना चाह रही है ताकि हुकूमत एहतसाब ना कर सके और अपोजिशन को मौका मिल जाए। कि ये बात दुरुस्त है जो हुकूमत कहती है? असद साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? असद साहब से असद मंसूर साहब से हमारा राब्ता नहीं सका। इम्तियाज़ अली फरहान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सवाल यही है कि एक जानिब हम बात करते हैं कि जब अवामी मसाइल की होती है, गुज़िश्ता कई अदवार के अंदर हमने देखा है कि जब अवामी मसाइल का जिक्र आता है, महंगाई बढ़ती है, तेल, बिजली, गैस, सबकी कीमतें बढ़ती हैं, तो सबसे ज़्यादा मुतासर आम आदमी होता है। लेकिन आम आदमी जब देखता है अपोजिशन और हुकूमत की जानिब, तो उनके सिर्फ तकरार नज़र आते हैं, उनकी एक जंग नज़र आती है, कभी एहतसाब के नाम पर, कभी आपस के इख्तलाफात के नाम के ऊपर। तो आप समझते हैं कि अवाम की जानिब आज भी जो नई हुकूमत आई है उसकी प्रायोरिटी नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शुएब, इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बिल्कुल सही प्लानिंग के साथ चल रही है, क्योंकि उसकी तवज्जो कतन ये नहीं है कि अवामी मसाइल हल हों, उसकी तवज्जो ये है कि उसकी तरफ किसी की तवज्जो ना हो। इसलिए आप ये देखें कि गैस की कीमतों में 22 रुपये तक इजाफा हुआ किलो, और तमाम महंगाई का तूफ़ान आ गया। बिजली के टैरिफ बढ़ गए, गैस के जो घरेलू सार्फिन थे उनके टैरिफ बढ़ा दिए गए, रेल के किराए बढ़ा दिए गए, आपका डॉलर महंगा हो गया, आपकी इंपोर्ट बढ़ गई, एक्सपोर्ट कम हो गई। हालांकि जब डॉलर में इजाफा होता है तो दुनिया भर में एक्सपोर्ट बढ़ती है, हमारे यहाँ इंपोर्ट बढ़ गई, उल्टा काम हुआ। तो इस पे नज़र छुपाने के लिए, कि तवज्जो हटाने के लिए एक बहुत अच्छी सी SOP बनाई हुई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उनके जो सपोर्टर्स और एडवाइज़र्स हैं उन्होंने, कि 3-4 लोग उन्होंने रखे हुए हैं, जिसमें मोहतरम चौधरी फवाद अली साहब भी हैं, का मोहतरम बहुत ही काबिल एहतराम मुराद सईद साहब भी हैं, और बहुत ही शफकत महमूद साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं। ये ख़ास तौर पर तयशुदा जुमलेबाजी करते हैं करप्शन की। एक तरफ मेरी ये समझ नहीं आता शुएब, कि एक तरफ तो इमरान खान समेत, चौधरी फवाद समेत बड़े दावे करते हैं कि जनाब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबको करप्ट को बंद करेंगे, और फिर दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि जनाब हमने तो कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं किया, ये तो शाहिद खाकान के दौर का है, ये तो पीपल्स पार्टी। इसका मतलब हुआ कि आपको दिलचस्पी नहीं है करप्शन के अंदर? नहीं, अगर ये सवाल ये है कि अगर वो करप्शन को की रोकथाम के लिए बात करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब 22 साल से एक बात कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए और थ्रू आउट होना चाहिए, तो ये क्या दुरुस्त नहीं है ये बात कि वाकई में पाकिस्तान में ऐसा एहतसाब की, और खासतौर से उन सियासतदानों की जिनके बारे में कहा जाता है, कल शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी बड़ी बात की, उनका एहतसाब उन सबका होना चाहिए जो किस तरह से असम्बली में आए और आज वो कहां पर बैठे हैं और उनके कितने असास, सबका होना चाहिए। तो बात तो दुरुस्त है ना कि एहतसाब होना चाहिए। दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो 22 साल से बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता 6 या 7 साल से वो ये बात कर रहे हैं, उससे पहले इतनी बनी थी, और 2 साल से इसमें शद्दोमद आ गई। शायद खाकान अब्बासी से शुरू करते हैं। शेख रशीद साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुएब ये बताएं कि कितनी मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए वो, कि जनाब LNG के ठेकों के ऊपर मैं शायद खाकान को जेल भिजवा के दम लूंगा। अब आप आ जाए इस हुकूमत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहला काम ये किया इक़्तिदार में आने के बाद कि LNG की इंपोर्ट कंटिन्यू रखी, और सबसे पहले सब्सिडी जिस प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने कंटिन्यू रखी है वो LNG। अब कहाँ गई करप्शन? शाहिद खाकान अब्बासी की कहाँ गई? और बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। जहांगीर तरीन का कौन एहतसाब करेगा? अलीम खान का कौन एहतसाब करेगा? परवेज खटक साहब का कौन एहतसाब करेगा? ये अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में तो अपोजिशन खासतौर से बल्कि ये खुद ये कहते हैं कि जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो क्या वजह थी कि इनके ऊपर केसेस नहीं किए गए। इफ्तिखार सही सब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि एक जानिब हम देखते हैं आज जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का मामला हुआ था, जिसके ऊपर हुकूमत ने हामी भर लिया और उन्होंने कहा है कि आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन लीडर ही चुने। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हर तरह से बहुत जरूरी है वज़रा की कारकर्दगी को जांचने के लिए। ये जो गुज़िश्ता 100 दिनों के अंदर जो नुकसान हुआ है, जिसमें वज़रा अपनी कारकर्दगी करते रहे, इमरान खान साहब ने इत्मीनान का तो इजहार किया है, लेकिन उनको जांचने के लिए अभी तक कमेटी का चेयरमैन तक नहीं चुना गया था। ये नुकसान नहीं था? यकीनन था। अब आप इससे अंदाज़ा कर लेना कि इस 4 महीने के अंदर पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्लियामेंट ने कोई कानून साजी नहीं की है। हैरान कुन बात यह है कि वो कहते हैं कि ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए गवर्नमेंट चलाएंगे।
दैट इज नॉट अ वे डेमोक्रेटिक पीपल अडॉप्ट। बुनियादी चीज है कि निगोसिएशन एंड निगोसिएशंस। हमेशा से अपोजिशन ने तो टफ टाइम देना है क्योंकि वो अपोज करती है, लेकिन गवर्नमेंट उसको इस अंदाज से लेकर चलती है कि जिससे अवामुन नास की फलाह, ये जाती अनाद या झगड़ों का वक्त नहीं है। अगर ज़रा 2-3 दिन पहले जिस किस्म की पाबंदियां लगाई गई हैं हम पर, एक ये शो करने के लिए कि एक दबाव बढ़ाया जाए, हमने ये देखना है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड, खास तौर पे अभी तक हम जो हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं, जब तक कि हम ईस्टर्न साइड पे बहुत ज्यादा मजबूत ना हो जाए। एक्सपोर्ट के ऊपर बात तो जब आएगी ना, जब उनका पहला जो नुक्ता नजर है वो ये कहते हैं कि पहले एहतिसाब होना चाहिए, एहतिसाब दुरुस्त होगा तो उसके बाद जब यहां से मुल्क से लूटा हुआ पैसा वापस आएगा या फिर जो पैसा जा रहा है वो रुक जाएगा, उसके बाद तमाम चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। सर ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। देखिए ना, ये रेटोरिक कहलाता है, ये पॉलिटिकल रेटोरिक ही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप ये करते रहें। पहली तो बात यह कि इम्तियाज फरहान साहब ने बहुत प्यारी बात की कि या तो हुकूमत कहे कि हमने ट्राइकोटमी ऑफ पावर के तहत अदलिया दूसरे इदारों को आज़ाद नहीं किया। अगर वो आज़ाद हैं तो फिर ये काम उनका है, आपका काम गवर्नमेंट चलाना है, लोगों को फैसिलिटेट करना है, मुल्क को आगे लेकर जाना है। लेकिन कभी आप खड़े होकर कहते हैं कि हम सबको अंदर डालेंगे, कभी आप कहते हैं कि नहीं जी हमारा कोई वास्ता नहीं है, इदारे कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो इस किस्म से कहते हैं ना कि लाउबालीपन से कैसे कटेगी जिंदगी, एक दिन अपने लिए संजीदा होकर सोचना। 22 करोड़ लोगों के मुल्क जो होते हैं ना, वो इस तरीके से नहीं चलाए जाते हैं। इवन कतर जो 11,000 के स्क्वायर किलोमीटर पे है और 20-25 लाख की आबादी है, वो भी इस तरह से नहीं चलाया जाता है। मेरा कहना, हमारे पास इस वक्त रिसोर्सेज नहीं है, हम इक्तसादी तौर पर इंतहाई तबाही की तरफ जा रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए, अगर 35 से 40 रुपया बढ़ गया है तो फिर आगे मैं 4 महीने में क्या देखूं? क्या ये 200 रुपए पे जाएगा? लेकिन हुकूमत ये कहती है कि स्टेबिलिटी आ ही जाएगी और कुछ कहते हैं 6 महीने का टाइम देना चाहिए। कैप्टन रिटायर्ड असद मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, पहले तो बड़ी माजरत, टेक्निकल रीजंस की वजह से आप कर्नल रिटायर्ड असद साहब, टेक्निकल रीजंस की वजह से आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो सका। ये बताइएगा कि अभी मौजूदा सूरत हाल में जो आवाम है वो हुकूमत की जानिब देखती है, हुकूमत कोई भी बात करें आप उनसे, अगर अपोजिशन कोई सवाल करती है तो फवाद चौधरी समेत हर कोई ये इल्जामात के ऊपर आ जाता है कि जी हमें विरसे के अंदर ये मिला। आप समझते हैं इस तरह आगे भी मुल्क के लिए ये आसानी है कि एक बात दूसरी बात पे डाल दी जाए कि जब सवाल करो जब कह दिया जाए कि विरसे में हमें मिला और हम जब तक नहीं सही हो सकते जब तक ये करप्शन ना रुक जाए? ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन क्या करप्शन के जो रुकने के लिए इकदाम हैं वो दुरुस्त सिमत में हैं हुकूमत के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है मैंने आपके जो गेस्ट थे कराची में, मैंने उनको सुना है, वजीउद्दीन साहब को भी सुना है, और ज़रा फ्यू थिंग्स मैं समझता हूँ कि मुझे कहनी चाहिए। सबसे पहली बात तो मेरा ख्याल है ये है कि इस हुकूमत को बड़ा एक मैच्योरिटी के साथ ओवरऑल हुकूमती उमूर को या मामलात को चलाना चाहिए, और पिछले 120 दिनों के अंदर मैं कह सकता हूँ कि शायद हमें उस तरह की बातें या कोई चीज़ नज़र नहीं आई। दूसरा जो आप ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जी ना सिर्फ ये कि फवाद चौधरी, इनके बहुत सारे और लोग हैं, इनके सामने वो एक कैमरा आ जाता है, माइक आ जाता है, इसके बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इनको खामोश करा सको। दे कीप ऑन टॉकिंग, और सर्टली जब आप ज़्यादा बोलेंगे तो फिर इर्रेलेवेंट बोलेंगे। नेचुरली जो आपकी ज़बान पे आएगा वो आएगा, क्योंकि उसके बाद फिर ज़बान का और दिमाग का मिलाप तो ख़त्म हो जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपके मुल्क के अंदर या मुल्क की जो आपकी इकानमी है उसको चलाने के लिए, फाइन जी, यू हैव योर फाइनेंस मिनिस्टर, आप असद उमर की बात करते हैं, लेकिन असद उमर के साथ जब तक एक हाईली प्रोफेशनल इकोनॉमिक मैनेजर्स की टीम नहीं है, जब तक ये एक नए सिरे से कोई काम नहीं करते, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप ये कहें कि नहीं हम कोई आगे काम कर सकेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने मुल्क की मुआशी पॉलिसीज़ जितनी भी बनानी हैं, आया वो जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट मुआशी पॉलिसियाँ होंगी, सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत उनको बनाएगी, आर एल्स आप जो बैनुल-अक़वामी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं फाइनेंशियल, आप उनसे डिक्टेशन लेके बनाएंगे। नो, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई आई से सो, 6-7 एरियाज ऐसे हैं कि अगर इनके ऊपर हुकूमत फोकस करे, अगले 1.5 से 2 साल के अंदर अगर आपकी इस वक्त मैं समझता हूँ कि 24 अरब डॉलर के अगर आप ये एक्सपोर्ट लेके जा इस साल में हैं,
तो ये अगर दुगना नहीं तो एटलीस्ट 40 बिलियन तक कर सकते हैं। आप शुगर की बात कर लें, आप एग्रीकल्चर के अंदर आप चले जाएं, आप अपने फ्रूट की बात करें, आप अपने राइस के एक्सपोर्ट की बात करें। अच्छा, इसके बाद आपके पास स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स आइटम, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, सही, टेक्सटाइल की मसनूआत हैं आपके पास। एंड हकीकत में मैं आपको बता दूं आपने करना क्या है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बिजली के रेट बहुत ज्यादा हैं, गैस के रेट बहुत ज्यादा हैं, अच्छा साथ ही सर्विसेज के रेट बहुत ज्यादा हैं, इस हुकूमत की जिम्मेदारी ये आती है कि इन तमाम सनतों के लिए स्पेशल टैरिफ को इंट्रोड्यूस करे। वाई? बिकॉज जब तक इनकी जो पैदावारी लागत है वो इन कंपैरिजन नहीं जाती बांग्लादेश के, इंडिया के, नेपाल के, आप किसी सूरत के अंदर भी अपनी इस पैदावार को बढ़ा के फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। दैट इज समथिंग वेरी, अच्छा साहब, बिल्कुल एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत लाजिम और मुलजुम भी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब बड़ा फोकस थे इस बारे में कि दरामदाद कम की जाए, बरामदाद बढ़ाई जाए, लेकिन वो अभी थोड़े से शायद वो अपोजिशन और दीगर मामलात में ही फंसे हुए। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, ये जो इल्जामात की सियासत होती है, खासतौर से कल हमने देखा कि मुराद सईद साहब फरमाते हैं कि 7 ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनसे एनआरओ मांगा, वो वजीर मवासलात हैं, उनसे एनआरओ मांगा जाता है। वो एक बहुत ही मुकद्दस जगह पे खड़े होकर कहते हैं कि जी 7 लोग एनआरओ मांगते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है जी नाम बताओ, तो उसके ऊपर वो ये कहते हैं कि उनमें से एक यहां पर मौजूद है और नाम नहीं बताते। ये जो इल्जामात की सियासत है, इससे ये जो पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज हैं उनको कितना नुकसान पहुंच रहा है, कितना इमेज डैमेज हो रहा है और कितना अवाम का उन पर एतमाद खत्म होता जा रहा है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है आपने बड़ा ही पर्टिनेंट सवाल किया है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये मुराद सईद हो गए, इनके वज़ीर इत्तलात हो गए, चाहे पंजाब के हैं चाहे मरकज़ के हैं, 1-2 और लोग हैं, इनके होते हुए मेरा ख्याल है पीटीआई को किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। ये इनका पट्टा बैठाने के लिए काफ़ी है। हकीकत में मैं आपको बता दूँ, मुराद सईद का जहाँ तक ताल्लुक आता है, बिल्कुल कोई रीज़न बनता नहीं है। भाई आप वज़ीर मवासलात हो, आपके पास 7 लोग किस लिए आ जाएंगे जी कि एनआरओ दे? और क्या इनको एनआरओ की अबजद का भी पता है? उसको पता है कि उसकी डिटेल सारी क्या है? और अगर आपको याद हो, ही इज द सेम मुराद सईद इलेक्शन से पहले कि जी जब हमारी हुकूमत आएगी तो 1 हफ्ते में $200 अरब आ जाएंगे और वो सारे पैसे इमरान खान उनके मुंह पे दे मारेगा। ये बड़े उस तरह के लोग हैं कि जिनको समझ आती नहीं है। दे आर ऑल द टाइम देयर कि जी नहीं, वो जिस तरह नून लीग के अंदर होता था कि नून के जो लोग थे या पीपल्स पार्टी के लोग थे वो बढ़ चढ़ के बोला करते थे, चाहे वो टीवी के शोज के ऊपर होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और फॉर दैट मैटर डिबेटिंग क्लब। मैं इसको नेशनल असेंबली नहीं कहता, इट हैज टर्न आउट टू बी अ डिबेटिंग क्लब एक लिहाज से। तो ये अपने लीडर्स को दिखाने के लिए, इनके तो लीडर्स हैं ये, इनको दिखाने के लिए और अपने आप की वाह कराने के लिए, ऑपोजिशन जो है वो अपने लोगों को बचाने में और हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन को गिराने में लगी रहती है। इस पर हमने बात की और ब्रेक पे नाज़िर भाई, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। ये तो थी हुकूमती कारकर्दगी, लेकिन मेरे तीनों मेहमान हैं उनसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि ऑपोजिशन किस रुख की जानिब जा रही है। मियां नवाज शरीफ साहब, जब उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, इंतहाई अफसोसनाक खबर थी और उसके बाद 40 दिन का इंतजार किया गया। नवाज शरीफ साहब आज तक खामोश बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो जेल में मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके बारे में कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनको नैब बुला रही है, ऑपोजिशन क्या इस वजह से आपस में डिवाइड नजर आती है कि उनको नैब का खतरा है या फिर वाकई में ऑपोजिशन एक नहीं होना चाहती? इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने बात की हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। ब्रेक से कब मैंने आपको कहा था कि हम बात करेंगे ऑपोजिशन के हवाले से कि ऑपोजिशन की डायरेक्शन क्या है, कि हुकूमत अगर कोई गलत काम करती है और हुकूमत की समत सही नहीं होती तो उसको रोकने के लिए ऑपोजिशन होती है। लेकिन हमने ये देखा गुज़िश्ता 4 महीने के दौरान ऑपोजिशन एक पेज पर नजर नहीं है, सिवाय आज के दिन के और कल के दिन के, जब एक साथ बॉयकॉट करना कौमी असम्बली के इजलास में शुरू किया। इम्तियाज़ अली फरहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार सैयद साहब मौजूद हैं और कर्नल रिटायर्ड असद मंसूर साहब
मेरे साथ मौजूद हैं। फरहान साहब, बात ये हो रही थी कि एक हुकूमत की कोताहियां जो होती हैं उस पर मीडिया से ज्यादा ऑपोजिशन तकरार करती है और उनकी समत को दुरुस्त करने के लिए डायरेक्शन का तयन करती है। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में अपोजिशन, सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की, मियां नवाज शरीफ साहब आज तक खामोश बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब इस तगदों में हैं कि नैब के चुंगल से निकल सकें और दीगर रहनुमा भी उनके गिरफ्तार होने। यहीं पे पीपल्स पार्टी भी है, उनके आपस के इख्तलाफात नून लीग से वो सबके नज़र में हैं। इस वक्त अपोजिशन का मुत्तहिद होना एक बेहतर हुकूमत के लिए का जामिन नहीं है? जी बिल्कुल है, अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए ना, बल्कि जो भी क्रिटिक हैं जो गवर्नमेंट को, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ कि हम अपने पाकिस्तान को कैसे बेहतर पाकिस्तान कर सकते हैं। तो ये नए पाकिस्तान का जो नारा हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है, ये जो नारा इस्टेब्लिश करता है, मैं उसको कहता हूँ एंटी पाकिस्तान है, चाहे वो कुछ भी हो। नए पाकिस्तान की बात नहीं होनी चाहिए, खुशहाल पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, मुस्तहकम पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, जदीद पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, आज़ाद पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। नया पाकिस्तान क्या होता है? हमें भाई कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान चाहिए, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में हम रहना पसंद करते हैं और इस पर जो नया पाकिस्तान की बात करता है, सपोर्ट करता है, मैं समझता हूँ एंटी पाकिस्तान है, एंटी स्टेट। नया पाकिस्तान का मतलब ये तमाम सूरत जो बातें आप कर रहे हैं वही नए पाकिस्तान में की जाती हैं कि नए पाकिस्तान में होगा जिसमें खुशहाली होगी, पाकिस्तान मुस्तहकम। नए पाकिस्तान में नहीं होगी, उसी पाकिस्तान में होगी। कोई नए अमेरिका की बात नहीं की गई, नए हिंदुस्तान की कोई बात नहीं करता। नए अफगानिस्तान तो सबसे ज्यादा तबाह है, नए अफगानिस्तान की बात क्यों नहीं करते? करके कोई दिखाए आपको। अगर अफगानी आपको मुंह तोड़ जवाब ना दे, पाकिस्तानियों को खड़ा होना पड़ेगा कि नया पाकिस्तान की हमारी डायरेक्शन वही है कि हम फिर हुकूमत की जाने वाले हैं। अपोजिशन के हवाले से अपोजिशन की बात यह है कि देखें, अपोजिशन शुएब खान साहब इसको मानना पड़ेगा, प्रेशर का शिकार है, अपने एहतसाब के हवाले से कहें या करप्शन जो भी है, लेकिन उसको वो प्रेशर का शिकार है। पाकिस्तान में नेब अब वो इदारा बन चुका है कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब वजाहती चेयरमैन बन गए कि नेब की कारगुजारी बताने से ज्यादा वो वजाहत करते हैं। मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, नाम बताएं कौन डिक्टेशन देता है आपको, कौन डिक्टेशन देने की कोशिश कर रहा है। आप अपना काम, नेब के पास जितने इख्तियारात हैं शुएब खान साहब, नेब को नाकारा कर दिया उन इख्तियारात ने। ये 100 सवालों का सवालनामा थमाते, 20 सवालों का सवालनामा थमाते और बोलते हैं जनाब इसका जवाब दो। अगर यही सवालनामा में जस्टिस जावेद इकबाल साहब की हिस्ट्री के बारे में दूं लिख के, तो वो जवाब सही नहीं दे पाएंगे। फिर मैं उनके खिलाफ क्या बात करूं कि जनाब आपने इस बात में झूठ बोला। इस बात नेब की ताकत कहां गई, नेब की इंक्वायरी कहां गई, नेब तहकीकात किस अंदाज में नहीं कर रहा। तो ये प्रेशर में रखा हुआ है नेब की कारगुजारी, ये बिल्कुल सही। मैं उसको ये पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं कह रहा। इस वक्त पीटीआई की नंबर 2 अगर कोई जमात है तो उसका नाम नेब है, उसके सरबराह चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब है। आप अपना काम करने को तैयार नहीं है तो ये प्रेशर बनाते हैं। प्रेशर के जनाब मैंने फलां को पकड़ लिया, मैंने फलां को पकड़ लिया, सबूत दे नहीं पाते। 580 अरब रुपए शर्जील इनाम मेमन, 500-400 फलां रुपए डॉक्टर आसिम, भाई इतने पैसे उसका इदारा बोल रहा है कि जनाब इतना तो बजट ही नहीं था। आप उसको प्रूव करने को तैयार नहीं है। 2-2 साल से शुएब खान साहब, ये जो गिरफ्तार लोग हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट हो चाहे पॉलिटिशियन हो, उनके बच्चे रुल रहे हैं। भाई आप लाए ना, क्यों नहीं आता गवाही देने के लिए नेब का अफसर, क्यों नहीं सबूत लेकर आता उसके अंदर? तो अपोजिशन की जो इख्तिलाफ है, मैं नहीं समझता इख्तिलाफ है अपोजिशन के ऊपर। अपोजिशन के ऊपर खौफ जरूर है, खौफ होना चाहिए। खौफ है जिसकी वजह से सेनेट का चेयरमैन जब इलेक्ट किया जाता है तो पीपल्स पार्टी नहीं। एक बात और रिकॉर्ड के तौर पर खान साहब, शुएब खान साहब सादिक संजरानी अब पसंदीदा शख्सियत बन गए, उनके लिए भी कि जो उन्हें लेकर आए थे, उनके लिए भी जो इस वक्त हुकूमत में, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की। और ये सारा जो क्रेडिट है ये अपोजिशन को दे दिया इन्होंने कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, इसका तमाम क्रेडिट स्पीकर असद कैसर साहब को जाता है। उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें पार्ट प्ले किया और ये कोई एहसान नहीं किया। जो हम बात करते हैं ना वजीर आजम मान गए, नहीं, पार्लियामेंट जीत गई, वजीर आजम नहीं माने। क्यों? इनको क्या खदशा है? अभी मुलजिम है ना शहबाज शरीफ, मुजरिम तो नहीं है। इस तरह तो माजी में भी हुआ था, माजी में भी सारे मामला। और ये जो बात करते हैं जस्टिस जावेद इकबाल की, कहते जनाब हमने नहीं लगाया, या तो खुशी शाह साहब ने झूठ बोला था कि जनाब हमने सबको कंसेंसस से लिया है। अब आपकी आंखों का तारा कैसे हो गए जावेद इकबाल साहब? आप बोलते हैं कि जनाब हमने उनको कोई प्रेशर नहीं किया हुआ। तो ये है कि देखिए मुत्तहिदा असद साहब, कर्नल असद साहब ने जो बातें की है ना, बिल्कुल 100% एक पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी के तौर पे बात कर रहे हैं। अगर हम किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं तो खिलाफ नहीं है,
तनकीद नहीं है। अच्छा, हम अपना बेटर पाकिस्तान चाहते हैं। लेकिन इफ्तिखार सईद साहब, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हुकूमत ये कहती है कि हम अपनी कारकर्दगी बेहतर करेंगे, अपोजिशन ये कहती है कि जी हमें नैब के चुंगल में फंसाया गया है। अब जो मजबूर आवाम है उसका इस सारे मामले में क्या कसूर है? करप्शन इस मुल्क में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर नैब जो सबसे बड़ा एहतसाबी इदारा है, अगर उसकी कारकर्दगी खराब है तो उसकी जिम्मेदार भी हुकूमत और अपोजिशन होती है, और अगर उसकी कारकर्दगी बेहतर है तो भी हुकूमत और अपोजिशन हुआ करती है। तो इसका मतलब यह है कि मुल्क से करप्शन को छोड़ दें हम और एहतिसाब को बंद कर दें, और फिर ये तमाम चीजें रवा दवा रहें तो सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल किया, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, डिवोल्यूशन ऑफ पावर क्या होती है। इदारों जब आपका एहतसाब कर रहे हैं, देखें पहले आपके पास आती है इंक्वायरी, ठीक है, वेरीफाई करते हैं, है तो प्रोसीड करते हैं आगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन नैब करती है, उसके बाद में अगर वो हो जाए तो रेफरेंस डाल के इंटरोगेशन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उठा लिया जाता है बंदे को। मुझे ये बताएं कि क्या नैब को इख्तियार आइन के आर्टिकल 10 के जो इंटरनेशनल सिग्नेटरी है पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का, कि आपको जब तक सुना नहीं जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा कि आप पे कौन सी जुर्म या इल्ज़ामात साबित हैं या लगाए गए हैं, और हम उसे ट्राई करेंगे साबित करने की, उस वक्त तक क्या हुआ आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनल्लाह ने क्या किया। यानी आप देखिए यहाँ पे बड़ी शोएब साहब अहम बात है, आपका इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है? जिसने क्राइम किया नहीं, जो साबित करेगा कि इसने क्राइम किया है, ठीक है, इल्जाम लगाने वाला। यहां पर है कि आप बताएं कि आपने ये 20 लाख रुपए कहां से लाए। सर बड़ी माजरत के साथ, तो जब 5 साल मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट रही और उससे 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, तो क्या वजह थी कि नैब कानून के अंदर इस्लाहात लोगों ने नहीं की और आज उसी की शिकंजे में खुद सर वो भुगत रहे हैं? तो ये हिस्ट्री है पूरी पाकिस्तान की कि जब हम पावर में होते हैं वी डोंट केयर पीपल, या हम उन कवानीन को जिसे कॉलोनियल लॉज कहते हैं उसे हटाने की कोशिश नहीं करते, अपनी उसी रंग डलियों और इक़्तिदार के नशे के अंदर। जैसे आज ये भाई बड़ी प्यारी बात की इम्तियाज साहब ने कि उन्हें क्या जरूरत है वजीर मवासलात को, क्योंकि उन्हें थपक दिया गया 2 दिन पहले कि भाई आप यू आर गोइंग वेरी वेल। अब जब वेल जा रहे हैं तो वो उस पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, अगर कल को ये सबूत पेश ना कर सके तो क्या ही इज नॉट गोइंग टू बी डिस्क्वालीफाइड? कहने का मकसद है पार्लियामेंट एक इतना बड़ा तकद्दुस है यार, इस जमहूरियत के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। अगर इस ये जमहूरियत नहीं बचेगी जिसकी मां पार्लियामेंट है, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है। अगर आप पार्लियामेंट को, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उसकी मजबूती के लिए कुछ करने के रवादार नहीं है और सिर्फ अपना इक़्तिदार या विच हंटिंग या इंतकाम या जाती अनात के चक्कर में लगे हुए, तो ये अवाम इसी तरीके से सफर करती रहेगी। इमरान, अवाम सफर करती रहेगी। कर्नल रिटायर्ड असद साहब, ये फरमाइएगा कि अभी यही सवाल आपकी तरफ थ्रो करूंगा कि हुकूमत और अपोजिशन 2 अहम सुतून हैं। ये बताइएगा कि अपोजिशन में आप समझते हैं कि अब इस पोजीशन में जहां पर उनको नैब का भी धचका है, क्या हुकूमत अपोजिशन परफॉर्म कर पाएगी आगे आइंदा वाले दिनों में, या हम देखेंगे अपोजिशन और डिवाइड होती है, किसी और मसले में किसी पर कोई केस हो जाता है तो जिसकी बिना पर वो बैकफुट पे आ जाती है, या वाकई में ये दोनों मुत्तहिद होने जा रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है कि आप हुकूमत को या अपोजिशन को मुत्तहिद होते हुए देखेंगे, किसी सूरत में नहीं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि शायद अब ये जो सियासत है ना, और ये बड़ी नेगेटिव बात है, लेकिन मेरा ख्याल है ये शायद एक लिहाज से दुश्मनी की तरफ दोनों चले गए। आप PTI की बात कर लें, नून लीग की, और फिर साथ ही पीपल्स पार्टी की कर लें। आप अपोजिशन को एक स्टेज के ऊपर तो इकट्ठा देखते हैं कि वो जितने हुकूमत है या हुकूमती इदारे हैं या नैब है, वो मुश्तरका तौर पे नेशनल असम्बली का या डिबेटिंग क्लब का प्लेटफॉर्म ये इस्तेमाल करते हैं और ये घंटों तकरीर करते हैं अगेंस्ट दी नैब। मैं अपने दोस्तों से, इफ्तिखार साहब से भी, इम्तियाज़ साहब से भी इस नुक्ते पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि नैब को मेरा ख्याल है अपने आप को थोड़ा सा ना करेक्ट करना पड़ेगा, अपना जो तरीका है उसको बेहतर करना पड़ेगा, और ना सिर्फ ये कि अपोजिशन की तरफ बल्कि हुकूमती अरकान भी, वो लोग जो कि मतलूब हैं नैब को, सर्टली उनके खिलाफ भी उनको एहतसाब को तेज़ करना पड़ेगा। नो एट द सेम टाइम नो, ये नैब की जिम्मेदारी आती है, अगर वो कोई केस शुरू करते हैं, इंक्वायरी शुरू करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसको जितनी जल्दी हो सकता है उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाएं।
नैब का प्रॉब्लम यह है, इनका प्रोसिक्यूशन इज वेरी वीक। इनके वकला जो हैं वो कुछ अरसे के लिए हायर करते हैं बड़ी कम वेजेस के ऊपर। सही। अब होता क्या है, उनके जो अगेंस्ट लोग खड़े होते हैं ये वो वकील होते हैं जो 4-4, 5-5 और 10-10 करोड़ रुपया जो है वो फीस लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, 2.5-3 लाख रुपए लेने वाला जो एक वकील है नैब का, प्रैक्टिकली टॉकिंग क्या वो 4-5 करोड़ के वकील का मुकाबला करेगा? 4-5 करोड़ के वकील का मुकाबला कर पाएगा? बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर यकीनन मजीद बात भी हो सकती है, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड असद मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर साफ़ी इम्तियाज़ अली फ़ारहान साहब और इफ्तिखार सैयद साहब सीनियर तजज़ियेकार हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मोहम्मद शाह खान और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।